आज डिस्कस करेंगे कि स्कूल्स और क्रिएटिविटी का क्या संबंध है। वो बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं या कुछ और करती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि स्कूल कोई इंसान नहीं होता। बिल्डिंग्स होती हैं और उसमें पाने वाले कुछ लोग नौकरी करते रहते हैं, उसी को हम स्कूल्स बोलते हैं। कुछ लोग चपरासी का काम करते हैं, कुछ टीचर्स का काम करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स का काम करते हैं। बट ये सब लोग करते क्या हैं? क्या इसमें से किसी के भी रोल में आपके बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है, जीनियस बनाना है? ना। आप उम्मीद कर सकते हैं, वो प्रॉमिसेस कर सकते हैं, बट ये किसी के भी वर्क रोल में डिफाइंड नहीं है। इसलिए अगर हम और आप एज ए पेरेंट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डल, बोरिंग, वो लोग जिनको अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं चीज़ों को समझने में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हैं, केवल वो अपने आप को परिवार पालने के लिए, एक जॉब करने के लिए स्कूल में आपके बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम उनसे उम्मीद करें कि हमारे बच्चे को क्रिएटिव बनाएं, तो बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसा हो नहीं सकता। ये ऐसा है जैसे कि आप किसी इंसान को जिसको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसको आप बोल रहे हैं कि तुम एक बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी डिश बनाकर खिलाओ, और एक नहीं, बस बनाते रहो बनाते रहो। इट्स एन आर्ट। क्रिएटिविटी अपने आप में एक आर्ट है और उसके लिए इमोशंस होना चाहिए। बिल्डिंग्स की इमोशंस नहीं होती। होता है 10, 50, 100 टीचरों में 2, 4, 5 टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, बट वो बहुत कम मात्रा में होते हैं और सब बच्चों को मिल नहीं पाते। तो उनका जो असर होता है हमारे बच्चों के ऊपर, वो क्रिएटिव कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अभी कल ही किसी बच्चे के बारे में मुझे पता चला, उसने सुसाइड कर लिया। एक संबंध बनता है टीचर्स का और पेरेंट्स का। ऐसा लगता है जो उन दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग गुट बन गई है और दोनों मिलकर के बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भूल जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जब आप बच्चे के साथ कुछ करना चाहते हैं, उसको इंटेलिजेंट क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है क्रिएटिव बनाने में। किसी को भी थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में अभी पॉज करके लिखिए, आपके हिसाब से किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को अगर क्रिएटिव बनाना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बताइए, क्या है? अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, डेप्थ। कैसे लाएंगे एक बच्चे के अंदर में अंडरस्टैंडिंग? उसको टॉन्ट मार के, गाली देकर, उसको एग्ज़ाम में फेल करके, उसकी बेइज्जती करके, उसको सबके सामने इंसल्ट करके, उसके मार्कशीट में लाल लाल गोल गोल करके? क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है जब कोई इंसान आपको समझना शुरू करता है। मेरी लाइफ की क्रिएटिविटी कब स्टार्ट हुई? अभी रिसेंटली, कुछ साल पहले, जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि लोग दुनिया में मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, हालांकि वो दूर हो गए, अब तो मेरे लाइफ में है भी नहीं। जब मैंने पहली बार अपने आप को समझना शुरू किया, तो जो सबसे पहला स्टेप है क्रिएटिविटी का, अगर आप अपने बच्चों के साथ या आपका कोई स्कूल है और अपने स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ कुछ करना चाहते हैं कि वो क्रिएटिव हों, बच्चे क्रिएटिव हों, तो उनको समझाइए बाद में, पहले उनको समझिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस जो कि बहुत टीडियस है, स्लॉगिंग है। रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। जैसे एक पेशेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, बहुत सी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं तो महीनों महीनों लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब मरीज़ ठीक होकर के आकर आपसे मिलता है तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे ही एक बच्चे के साथ आपको 2 साल, 3 साल, कभी कभी तो 5-5 साल तक काम करना पड़ता है, तब जाकर के एक फ्लावरिंग दिखाई देती है, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, फ्री बीइंग दिखाई देता है। तो सबसे पहला स्टेप है उस बच्चे को समझना, जो कि स्कूल्स नहीं करते। स्कूल्स बच्चे को नहीं समझते। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग स्कूल्स जानबूझ के नहीं करते, बट स्कूल से ही होती है, हम सबसे होती है, वो ये कि क्रिएटिविटी का, इंटेलिजेंस का कोई फार्मूला नहीं होता। किसी भी तरीके से बच्चे को आप चाहे ट्यूशन के ज़रिए, चाहे बुक्स के पैटर्न के ज़रिए, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज जब चीज़ें आप इकट्ठे करके बच्चे को दिमाग में डाल देंगे, बच्चा आपको एग्ज़ाम में लिख कर दे देगा, सब कुछ रिप्रोड्यूस कर देगा ओरली एग्ज़ाम में भी, तो भी उस बच्चे के अंदर में क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि
नेचर का रूल है, ये नेचर का रूल है, कोई फॉर्मूला नहीं होता क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी स्पॉन्टेनियस होती है। कहाँ से आती है? डीप इंटरेस्ट से। जब तक हम और आप मिलकर के अपने बच्चों को किसी चीज़ में डीपली इंटरेस्टेड होता हुआ नहीं पाएंगे, प्लीज़ मेरे सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, जब तक हम और आप मिलकर के अपने बच्चे को किसी चीज़ में डीपली इंटरेस्टेड होता हुआ नहीं पाएंगे और वहाँ पर उसको नहीं जाने देंगे, तब तक वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब हम और आप क्या करते हैं? ज़बरदस्ती उसको गिटार क्लास में डाल देंगे, कराटे क्लास में डाल देंगे, क्रिकेट क्लास में डाल देंगे, इंग्लिश की कोचिंग में डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे ज़बरदस्ती, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उस बच्चे के अंदर में देखा है आपने, महाभारत में स्टोरी है, पांडव को जब गए थे, द्रोणाचार्य के पास गए थे, तो वहाँ ढेर सारे अस्त्र शस्त्र बिछा दिए गए थे, छोड़ दिया, जाओ बच्चों तुम्हें जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो। तब अर्जुन ने जाकर के धनुष सेलेक्ट किया, भीम ने गदा सेलेक्ट किया, युधिष्ठिर ने भाला सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट किया, अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया। और यहाँ पर तो सब कुछ पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, एवरीथिंग इज सेलेक्टेड बाय पेरेंट्स। और पेरेंट्स भी नहीं करते, पेरेंट्स की समझ नहीं करती, वो पेरेंट्स का डर करता है, उनके मन की ढेर सारी कंफ्यूज्ड डिज़ायर्स करती हैं। उनके मन में ये फीलिंग है कि फ़ला फ़ला डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर साहब का बड़ा जलवा था, ढेर सारा पैसा कमाते हैं डॉक्टर साहब, सुबह से लेकर शाम तक तो करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं, मेरा बच्चा भी ऐसे कमाएगा। तो वो आइडिया, वो डर, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस डॉक्टर का उस मरीज़ के साथ कैसा संबंध था। वो जो मोटी मोटी किताबें थी उसने डॉक्टर ने कैसे पढ़ी, कैसे वो पैशनेटली मरीज़ों के साथ, बीमारों के साथ सुबह से लेकर शाम तक रहने को एंजॉय करता है। ऐसे ही अगर एक औरत ये डिसाइड करती है कि मेरा बच्चा तो सचिन तेंदुलकर बनेगा या मेरा बच्चा फिल्म स्टार बनेगा, क्या सचमुच में उस बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल इंक्लिनेशन उस तरफ है? तो एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब होती है जब हम उस बच्चे की नेचुरल इंटेलिजेंस को, इंक्लिनेशंस को ऑब्जर्व करके उसको हम हेल्प कर सकें। अभी श्रीश हमारे साथ रहते हैं, हम लोग देखते हैं शीश को, आजकल शीश कोडिंग करते हैं, शीश बहुत से काम करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ में उनको फोर्स नहीं करते। बट मैंने देखा रिसेंटली उनकी रीडिंग में बड़ी गहरी इंटरेस्ट आ रही है। आजकल वो बहुत सी इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ रहे हैं जो कि अपनी उम्र के, उनकी उम्र के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनसे ज़्यादा उम्र के बच्चे पढ़ेंगे। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो मैं सोचता नहीं हूँ और मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता। मैं रिम्पी को बोलता हूँ इस समय इस बच्चे को किसी तरह की कोचिंग या ट्यूशन नहीं पढ़ानी चाहिए, बिकॉज वो जो नेचुरली हमारा माइंड किसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ इंगेज हो रहा है, उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, अगर उसको रोक दिया गया तो ऐसा है जैसे कि आपका एक बीज था, पेड़ था, उसका बीज में से धीमे धीमे रूट्स निकल के आ रहे हैं, उसके सैपलिंग्स निकल के आ रहे हैं, और आप रूट्स और सैपलिंग्स को काटते जा रहे हो या उसको क्रश करते जा रहे हो, कहीं और उसको ज़बरदस्ती भेज रहे हो। उसको धूप मिल रही थी, धूप के ज़रिए वो ऊपर उड़ रहा था, नीचे पानी मिल रहा था, उसके वहाँ जा रहा था, नरिशमेंट ले रहा था, लेकिन आपने उसको हटा करके कमरे के अंदर रख दिया जहाँ पर कोई धूप है ही नहीं। उस बच्चे के लिए आपकी कोचिंग में, आपकी ट्रेनिंग में जब इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट वो रूट है, इंटरेस्ट वो एयर है, वो सन रे है, धूप की किरण है जिसको अप्रोच करता है। तो जब तक हम और आप खुद कंसर्न नहीं होंगे, हमको जैसे एक बच्चे की हेल्थ के लिए कंसर्न होते हैं, ऐसे उस बच्चे की इंटरेस्ट के लिए कि वो कौन सा काम कर रहा है, किस चीज़ को वो एंजॉय कर रहा है और वो काम कैसे उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। तीसरी एक बहुत मुश्किल चीज़ है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ कॉन्शियसली कर नहीं पाते बिकॉज हम लोग बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचते नहीं हैं। वो ये कि सालों साल से एग्ज़ामिनेशंस जो किया जाता है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं, वो एक कन्वीनियंस की चीज़ है। कन्वीनियंस समझते हैं? कन्वीनियंस मतलब आसान की ज़िंदगी। जैसे नोट गिनने के लिए आपने एक मशीन रख ली है, वो घर्र करके नोट गिन देती है, वो एक कन्वीनियंस है। अगर मशीन नहीं भी है तो भी आप हाथ से गिन सकते हैं। ऐसे ही किसी बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाया आपने, एग्ज़ाम में उसको कुछ मार्क्स आए तो टीचर को मालूम पड़ता है इसको इंग्लिश इतनी आती है, हिंदी इतनी आती है, इसको मैथ्स इतना आता है, बस। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने एक चेन से बांध रखा है, ये आइडिया बना रखा है कि जिस बच्चे ने इतने मार्क्स इस क्लास में, इस सब्जेक्ट में लेकर आया, उसका फ्यूचर यही हो सकता है। हमारे हिसाब से हम लोग ये सोचते हैं कि अगर एक बच्चा 90% लेकर आता है सब्जेक्ट में तो वो ज़रूर सक्सेसफुल हो सकता है किसी पर्टिकुलर मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या IAS में, PCS में। वो 90% का कोई रोल ही नहीं है उस बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो पूरी तरह से जीनियस, अपने स्कूल में क्लास में टॉपर होने के बावजूद पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए। क्यों? बिकॉज उनको अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं मिला।
उसके बाद जो करियर में आ जाते हैं तो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज वो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट वो कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बुढ़ापे तक 50-50 साल तक इम्तिहान देते रहते हैं, एक डिग्री के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी डिग्री लेते रहते हैं, लेकिन सोसाइटी में कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ना, एग्ज़ाम देना तो सीख लिया है, लेकिन काम नहीं सीखा। काम में एक ग्रोथ होती है, एक इंटेलिजेंस होती है, जब उसमें घुसता है आदमी तब कुछ नया नया करता है। हो सकता है एक डॉक्टर है, मैं ऐसे एक डॉक्टर को जानता हूँ जिसने कि अपनी पढ़ाई की, प्रैक्टिस की, जॉब की, फिर बोर हो गया, फिर से आकर के पढ़ाई की, फिर से प्रैक्टिस की, फिर दूसरी जॉब की, फिर बोर हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ाई की। मैं अलग अलग डिग्रीज़ की बात कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली अब ऑलमोस्ट वो उसकी उम्र हो गई है 50-55 साल, और उसको बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि ग्रोथ कैसे आती है। ठीक है, कर रहा है, तो ये क्या है? ये लैक ऑफ क्रिएटिविटी। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं स्कूल्स में और सोसाइटी में गलत रिश्ता जोड़ दिया है। किस चीज़ का? सब्जेक्ट्स का और क्रिएटिविटी का। ऐसे तो हज़ारों स्टोरीज़ हैं जिसमें कि बच्चों ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, फेल हो गए, डिसलेक्सिक हैं। कियानो रीव्स डिसलेक्सिया के पेशेंट थे, बताया उनको, स्कूल में कभी वो पास नहीं हो पाते थे, और वो मैट्रिक्स ऐसी फिल्म के सुपरस्टार हीरो बन गए हैं। ऐसी स्टोरीज़ कम नहीं है, लेकिन ऐसी स्टोरीज़ में हुआ क्या है? ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे को बिल्कुल बोलते हैं चिंता ही मत करो, स्कूल में 0 मिला तो स्कूल बकवास है, एग्ज़ाम बकवास है, बुक्स बकवास है, तुम नहीं बकवास हो, तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम खाने को एंजॉय करते हो, तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को उसकी पढ़ाई के लिए उसको ज़रा सा भी टॉन्ट करता है। उस बच्चे को समझ में आता है उसकी बेइज्जती अपने आप हो रही है, स्कूल में एम्पल ऑफ बेइज्जती हो रही है। हर बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो एक बेइज्जती का हिसाब किताब लेके जाता है, जब इज़्ज़त मिलती है वो भी बेइज्जती का हिसाब किताब होता है। बिकॉज एक बार आपने बड़े अच्छे नंबर ले आए, एक बार आपके गले में माला पड़ गया, तो उसकी ज़िंदगी भर के लिए चेन हो जाता है कि अब तुम्हें लाना ही लाना है। मैं चाहता हूँ लर्निंग को मार्क्स से पूरी तरह से अलग काट दिया जाए, तब जाकर के हमारे बच्चे क्रिएटिव बन पाएंगे। स्कूल्स एक और वजह से बच्चों के अंदर में क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल्स बड़े सीरियस होते हैं। सीरियसनेस क्रिएटिविटी के लिए ऐसा है जैसे कि ठंडा पानी या ठंडा तेल पूड़ी बनाने के लिए। ठंडे तेल में पूड़ी नहीं बनती, कोई भी ठंडे बर्तन में आप खाना गर्म नहीं कर सकते। स्कूल में जो सीरियसनेस होती है उसमें उस बच्चे का ब्रेन पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। जब आपको कोई बोल देता है ना कि ये काम तुम्हें करना है, तो उस काम के लिए आपका इंटरेस्ट ठंडा हो जाता है, क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। केवल आपका फोकस ये रहता है कि मैं किस तरह से टीचर को इम्प्रेस कर दूं, पेरेंट्स को इम्प्रेस कर दूं, और फिर वो तरीके खोजते रहता है इम्प्रेस करने के लिए। स्केच पेन यूज़ करता रहता है, बुक के कवर चिपकाता रहता है, हैंड राइटिंग खूबसूरत बनाता रहता है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए हम चाहते हैं पैशन डेवलप हो, क्रिएटिव हो जाए, वो नहीं हो पाता। क्रिएटिविटी के लिए एक माइंड का जॉय चाहिए, लर्निंग का एक तरह का पागलपन चाहिए, जिसमें कि कोई चीज़ आप सीख रहे हैं तो पागल हो जाते हैं। कल की मैं बताऊं, मैं रिम्पी को आकर के बता रहा था कि रिम्पी पता है मैंने आज ऐसी चीज़ सीखी है स्टीव जॉब्स के बारे में और न्यूटन के बारे में। दोनों का कैरेक्टर बहुत सिमिलर है। मैं अभी आजकल मीडियम के लिए एक सीरीज़ बना रहा था, तो इन दोनों को मैं बहुत डीपली स्टडी कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स को और न्यूटन को। तो जब मैंने बता रहा था तो श्रीश वहाँ बगल में खड़े थे, बोलते अच्छा पापा सही में ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी किसी से, शायद स्कूल के लिए पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ूँ भी ना, रटूँ भी ना, लेकिन मैं इतने एक्साइटमेंट के साथ उस चीज़ को जब मैंने सीखा तो मुझे इतना खुशी हुई थी कि ला करके मैं रिम्पी को बता रहा था। और रिम्पी जब मुझे मेरी बातें सुन रही थी उस समय श्रीश उस बात को सुन रहे थे और वो बड़े खुश हो रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे पापा ये न्यूटन कैसा दिखता कैसा था। फिर हम लोगों ने खोल करके वेबसाइट पे गूगल पे दिखाया, उसको न्यूटन की शक्ल दिखाई, स्टीव जॉब्स ने क्या क्या काम किया उसके बारे में बताया। लेकिन अगर इस काम को हम ये चाहें कि नहीं, मैंने होमवर्क दे दिया कि तुम्हें न्यूटन के बारे में कम से कम एक पैराग्राफ लिखना है, एक ऐसे लिखना है तुम्हें स्टीव जॉब्स के बारे में, तो वो लर्निंग नहीं होती है। जब तक किसी चीज़ को करने में, किसी चीज़ को सीखने में उस बच्चे को जॉय नहीं मिल रहा है, तब तक उसके अंदर में क्रिएटिविटी नहीं आ सकती, भूल जाइए। तो एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल है, हम अपने बच्चों को कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं? स्किल्स पर फोकस करिए, हर चीज़ को स्किल की तरह देखिए। मैथ्स कोई स्कूल या क्लास या ग्रेड की तरह मत देखिए, मैथ्स एक स्किल है। अगर एक कोई बच्चा 2+2 4 कर सकता है तो चाहे वो एग्ज़ाम दे चाहे ना दे, एग्ज़ाम में पास हो चाहे फेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जान गया जोड़ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट मेजरमेंट। अगर एक बच्चा पूछता है आपसे कि पापा ये मैथ्स पढ़ा है मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हटा दीजिए, बोल दीजिए कोई बात नहीं, उसको बताइए स्किल है।
अगर कल को ज़मीन खरीदने जाते हैं हम लोग और कोई आदमी बोलता है 5 लाख रुपए में हमको 2000 स्क्वायर फीट मिलेगी, तो 2000 स्क्वायर फीट कितना होता है बेटा, हम लोग कैसे मालूम करेंगे? ये एक बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ है। तो उसको बेसिक इंग्लिश स्किल की तरह सिखाइए कि बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल श्रीश जो पढ़ रहे हैं उनको पावर मिल रही है, उसको बताइए कि स्किल की तरह है, ये ताकत मिलती है इससे, अरिथमेटिक से, इंग्लिश से। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो बच्चों को हमको भूलना नहीं है, सिखाना है, बहुत ही डेप्थ में सिखाना है कि कैसे सुना जाता है, किसी को भी बहुत ध्यान से कैसे सुना जाता है, ये स्किल है। मैं आजकल श्रीश को कोडिंग सिखवा नहीं रहा हूँ, मैंने कोडिंग के क्लास में डाल दिया है और उनको मज़ा आता है, कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ ऐप बनाते रहते हैं, कुछ अच्छा ऐप बनता है, कुछ कम अच्छा ऐप बनता है, बट ही इज़ एंजॉयिंग इट। तो बच्चे को ये बताइए कि तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिविटी चाहते हैं आप ना, जब तक क्रिएट नहीं करवाएंगे उससे कुछ, उसको छोड़ दीजिए, उसको दीजिए, उसके बाद उसको खेलने दीजिए और कुछ अच्छा या बुरा क्रिएट करिए। और एक भी क्रिएशन के लिए, एक भी एफर्ट के लिए उसको खराब मत फील कराइए। बच्चे को उसने थोड़ा सा भी एफर्ट डाला है, उसको शाबाश मिलना चाहिए। मैं तो श्रीश को चाहे किसी भी तरह के एग्ज़ाम में जब भी गया है और जब भी जाएगा, मैं उसको यही बोलता हूँ, तुम महान हो यार। क्योंकि सचमुच में एग्ज़ाम को पास करके आ पाना, और जब मार्क्स आता है तो मैं उसको चाहता हूँ कि हम बच्चों को मार्क्स के लिए बिल्कुल भी इमोशन ना दिखाएं। अच्छे नंबर लाए, ठीक है यार, अच्छी बात है, ख़राब लाए तो कौन सी बिग डील है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक इमोशनल डिटैचमेंट करिए मार्क्स के साथ। बच्चों को डिसीजन मेकिंग सिखाइए, इसलिए मैंने बीडीएम स्टार्ट किया है। मेरे हिसाब से अगले 10, 15, 20 सालों में हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर घर में बच्चे डिसीजन मेकिंग का साइंस पढ़ेंगे। बिकॉज हर बंदे को कैसे डिसीजन लिया जाता है ऐसे ही सीखना चाहिए जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे आखिरी में उसको ये बताइए कि एक चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बिजनेस में और लाइफ में ये हमेशा काम करती है। जो भी चीज़ तुम्हारे पास आए वो प्रॉब्लम की तरह है और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार नॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर सकते हो, और बहुत बार आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से, मतलब क्रिएटिव तरीके से। उसको बताइए कि कोई भी चीज़ अनसॉल्वेबल नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो रही है तो भाड़ में जाए प्रॉब्लम, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखे, बट अपने आप को प्रॉब्लम्स के अंदर डुबोना न सीखे। जब तक हम बच्चों को कॉन्शियसली अलग नहीं करेंगे, उनको ईगोइस्टिक फील कराना, उनको अच्छा फील कराना, ख़राब फील कराना उनकी लर्निंग के साथ नहीं होना चाहिए। वो अपने आप जिस समय काम कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, कर्म के फल पर ध्यान मत दो। स्कूल्स ने तो एक आर्टिफिशियल तरीका खोज दिया जहाँ पर बच्चों को कर्म का फल दिया जाता है, उस फल के लिए भी उनको और फल दिया जाता है, मेडल दिए जाते हैं, उनको कप्स दिए जाते हैं, उनको मेरिट्स दिए जाते हैं। तो सारे के सारे बच्चे कर्म, उसका फल, और फल के बाद भी और फल, उसको एंजॉय करने दीजिए। सब्जेक्ट्स को खुद एक्सप्लोर करने दीजिए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। अगर बेसिक चीज़ बच्चों को पता चल गया कि ये चीज़ मुझे पावर देगी, तो क्रिएटिव बच्चों की एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें कर देंगे। भूल से भी बच्चों को टॉन्ट मत मारिए, भूल से भी बच्चों को किसी भी के सामने बेइज्जत मत करिए, उनकी बड़ी तारीफ़ मत करिए जब वो किसी के सामने उनके मार्क्स के बारे में डिस्कशन हो। बोले ठीक है, यू आर एन्जॉइंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम जो कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो ना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और सचमुच में अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आपको पता है क्या करना है, टिंग टिंग सब्सक्राइब और बेल। कोर्सेज़ के लिए ये नंबर है। और कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है कि सचमुच में आपको मेरे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं या बस ऐसे ही मैं कुछ बना रहा हूँ। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। नमस्कार।